मैं अनिरुद्ध सिंह अकेला आज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, ये माइकल फैराडे जी का है। माइकल फैराडे का लाइफ स्पेन 1791 to 1867 रहा है। इनका साइंस के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। फैराडेज कंट्रीब्यूशन टू साइंस वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस which is discussed in chemistry, invention of electric motor, the electric generator and transformer. He is widely regarded as the greatest experimental scientist of these days. इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित किया है, जो एक्सपेरिमेंट फैराडेज एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे के स्लाइड में करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इन सभी एक्सपेरिमेंट के पीछे इस डायग्राम का उद्देश्य है। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक कॉइल लिया गया है और कॉइल के जो दोनों एंड है, इन दोनों एंड के साथ एक सर्किट कनेक्ट किया गया है। इस सर्किट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बल्ब यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, अप्लाई किया गया है, और इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर भी लिया गया है। बल्ब केवल दिखाने के लिए लिया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं भी है, ठीक है, केवल एक्सपेरिमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट लिया गया है और यह बार मैग्नेट को मूव कराया जा रहा है। यह बार मैग्नेट का मूवमेंट ऑल 4 डायरेक्शंस में किया जा रहा है। यह एरो मार्क आप देख रहे हैं कि इसको अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, इस तरह से इसको बार मैग्नेट को मूव कराया जा सकता है। जब इस बार मैग्नेट का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में होता है, तो यह ऑब्जर्व किया गया फैराडे के द्वारा कि ये जो गैल्वेनोमीटर का निडल यहाँ पर दिया गया है, वह लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन किसी भी डायरेक्शंस में जब इसका मूवमेंट होगा, तो इस कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होंगे, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब चेंज होंगे तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो है यहाँ गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी चर्चा उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने की। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 में फैराडे जी ने क्या अरेंजमेंट किया, उसकी अरेंजमेंट को हम लोग देखें, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करें। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, कॉइल दिस वन एंड मैग्नेट आर टेकन इन पैरेलल में ये लिया गया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा यहाँ नीचे 2 कॉइल, एक दिस वन एंड मैग्नेट एक दूसरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में पैरेलल लिया गया है। तो चलिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट में, दोनों सिचुएशंस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है।
सभी कॉइल में सभी एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर है और सोलेनॉइड से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। सभी फिगर में सभी सोलेनॉइड के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बार मैग्नेट लिया गया है, तो इन दोनों मैग्नेट्स में आप देख रहे हैं कि पोलैरिटीज को रिवर्स किया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, देखिए फर्स्ट यह बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स दिस कॉइल एंड फॉर दिस कॉइल मूव्स अवे। तो दोनों कंडीशन, दोनों कॉइल में जब यह मूव करता है तो इसमें करंट डेवलप होता है। करंट मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। इसको अगेन ऑब्जर्व करें, जब यहाँ पर बार मैग्नेट यह मूव कर रहा है, जब तक मूव कर रहा था तब तक इन दोनों गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था, और जैसे ही यह बार मैग्नेट इस पोजीशन से मूव करके यह अगेन स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन में आता है, तो यह गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। इट मीन्स इस कंडीशन में जब यह रेस्ट में आ जाता है, दोनों कॉइल में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नील हो जाता है, 0 हो जाता है। यह शो करता है कि जब यह रेस्ट पोजीशन में होता है तो कोई ईएमएफ और कोई करंट इस कॉइल के क्रॉस जनरेट नहीं होता है। ठीक इसी तरह से आप इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि मैग्नेट के पोलैरिटी को चेंज किया गया और मैग्नेट को मूव कराया गया, तब भी यह मैग्नेट कॉइल में ईएमएफ और करंट जनरेट होता है। इसको अगेन हम लोग ऑब्जर्व करें। देखिए जब तक मैग्नेट में मूवमेंट हो रहा है तभी तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, पोलैरिटी को चेंज करने पर भी। तो इस तरह से पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। इसको इस तरह से यहाँ पर समझा जा सकता है कि एक्चुअल में यह बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इस तरह से है, यह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड मैग्नेट ये यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। जब यह बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द सोलेनॉइड और कॉइल होता है, तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को लिंक नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशंस में इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट इंड्यूस, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है। इसका मतलब कोई करंट और ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर यह मूवमेंट हो रहा है। जैसे ही यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड यानी कॉइल को लिंक करना स्टार्ट किया, वैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब तक यह मूवमेंट होता रहता है तब तक, यानी मूवमेंट होता रहता है तब तक इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और रेस्ट में जब आता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसको अगेन हम लोग ऑब्जर्व करें। देखिए ये मूव कर रहा है, जैसे ही ये लिंक किया वैसे ही जो है इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। और जब तक इस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस हो रहा होता है, तो वह ये पूरा सोलेनॉइड एक मैग्नेट के जैसा एक्ट करता है और इसमें भी पोलैरिटी डेवलप होता है। अगेन इसको आप ऑब्जर्व करें, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, तो इन सब एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक कंक्लूजन किया। क्या कंक्लूजन किया इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज relative to the position of the coil and magnet
due to the magnetic line of force cutting at different angles at the same cross sectional area of the coil। यानी कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव पोजीशन के कारण यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से लिंक हो रहा है वह डिफरेंट एंगल मतलब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिफरेंट एंगल पर यह लिंक कर रहा है और यह जो लिंकेज जो है वह चेंज हो रहा है। अगेन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फैराडेज एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने क्या किया। इस एक्सपेरिमेंट में ठीक उसी के जैसा एक कॉइल C1 का अरेंजमेंट किया जो यहाँ फिगर में इस तरह से दिखाया गया है और इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर को भी यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किया है। इसके नियर वाइज में एक दूसरा कॉइल C2 लिया और इस कॉइल के साथ EMF यानी एक EMF सोर्स दैट इज एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया गया। जब इस कॉइल C2 को बैटरी से कनेक्ट किया गया तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ और इस करंट प्रोड्यूस होने के कारण यह कॉइल एक मैग्नेट के जैसा कार्य करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से डेवलप हो रहा है। अब देखिए चूंकि ये सोर्स जो है स्टेडी बैटरी लिया गया है जिसमें स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा और इसके सराउंडिंग में यह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होगा। जब यह सिस्टम C2 कॉइल का सिस्टम रेस्ट में होता है तो उस कंडीशंस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल C1 से पास हो रहा होता है लेकिन मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज नहीं होता। जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो वैसी कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल C1 से क्रॉस करता है, पास होता है। उस कंडीशंस में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस कॉइल से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने लगता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वैसी कंडीशंस में इस गैल्वेनोमीटर में के नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो अब यहाँ देखिए जब रेस्ट में है यह कॉइल तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस कॉइल को देखिए इस एरो मार्क से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, कॉइल C2 C1 की ओर मूव करता है तो कॉइल C1 से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंजेज होते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें करंट इंड्यूस होता है। तो इस तरह से इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और यह निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड किया कि इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक इसी तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट थर्ड भी किया उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर भी इसके बाद करेंगे। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस आया उस ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद जो है फैराडेज का तीसरा एक्सपेरिमेंट की भी चर्चा करेंगे। तो उनका ऑब्जर्वेशंस क्या रहा कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी करंट गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कब हो रहा है, यानी EMF कॉइल में EMF और करंट इंड्यूस किन कंडीशन में हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया और कहा कि इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। सेकेंड, द इंड्यूस्ड पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, the direction of current through the galvanometer and hence the deflection of galvanometer. Fourth one, that the induced current is available only as long as there is relative motion between the coil and the magnet. तो फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा
कि जब तक कॉइल और मैग्नेट या दोनों कॉइल के बीच जब तक रिलेटिव मोशन था तभी तक करंट दैट इज ईएमएफ अवेलेबल था, और जब रिलेटिव मोशन नहीं था तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस बाय द माइकल फैराडे। नोट करने की बात यह है कि कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट। एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को मूव करते हुए दिखाया गया, लेकिन हम लोग वहाँ पर मैग्नेट को फिक्स कर दें और कॉइल को मूव करें तब भी जो है यही ऑब्जर्वेशन आता है। बोथ द कॉइल एंड द मैग्नेट कैन बी मूव्ड। अब वहाँ पर दो कॉइल और मैग्नेट में से किसी एक को रेस्ट में रखा गया। कहा जा रहा है कि यदि दोनों को मूव कराया जाए एक साथ एक दूसरे की ओर या अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच जनरेट हो रहा है। देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशंस ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। यानी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, दैट लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कब, कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने से। current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and the magnet, and hence the rate of change of flux across the coil is more। अब यहाँ पर ये कहा गया ऑब्जर्वेशन में कि कॉइल और मैग्नेट के बीच जितना लार्जर रिलेटिव वेलोसिटी होता है उतना ही लार्जर रेट से कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और उतना ही लार्जर डिफ्लेक्शन होता है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस बाय द माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करें, चर्चा करें, देखें क्या उन्होंने किया। उन्होंने उसी के जैसा एक सोलेनॉइड एक कॉइल लिया जिसमें एक बैटरी और एक की का भी अरेंजमेंट इस प्रकार किया, और इस अरेंजमेंट को, इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल नाम दिया। एक दूसरा इसके नियर बाई में ठीक उसी के जैसा कॉइल लिया जिसका नेमिंग उन्होंने एस से किया। एस को सेकेंडरी कॉइल कहा गया। इस सेकेंडरी कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है। सिंपली कोई ईएमएफ सोर्स इसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। देखिए क्या हुआ, इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा। अभी देखिए की जो है इस सर्किट में ओपन है। जब ओपन होगा, की ओपन होगा तो इस प्राइमरी कॉइल में कोई भी करंट पास नहीं होगा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, जब स्विच ऑन होता है, जैसे देखिए यहाँ पर स्विच ऑन किया गया तो इस सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर यहाँ से जो कनेक्टेड है उस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और जब डिफ्लेक्शन होता है और इस प्राइमरी कॉइल में देखिए यहाँ पर की अभी क्लोज है, इस प्राइमरी कॉइल में करंट पास हो रहा है, लेकिन इस सेकेंडरी कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यानी जिस समय यहाँ पर की को प्रेस किया जाता है तो फॉर अ मोमेंट इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है और वेरी शॉर्ट टाइम के बाद कोई इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये इन्होंने फैराडे ने तीसरे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। ठीक इसी तरह से
आप यहाँ पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी आपका ठीक उसी के जैसा है, सेम है, ठीक है। देखिए, लेकिन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यह था, देखिए अभी क्या है कि यह आपका की ओपन है, सॉरी क्लोज है, की क्लोज है, प्राइमरी कॉइल से करंट पास हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, ऑब्जर्व करिए, जैसे ही की को ओपन किया जाता है, अभी क्लोज है, ये ओपन किया जाता है, सॉरी ये यहाँ स्विच क्लोज है, ओपन जब किया जाता है तो सेकेंडरी कॉइल में फॉर अ मोमेंट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। देखिए, तो कुछ समय तक, शॉर्ट टाइम इंटरवल तक इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि उतने समय तक, जब तक यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ, तब तक इस सेकेंडरी कॉइल के एंड के क्रॉस करंट इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में जब स्विच पुट ऑन किया जाता है और पुट ऑफ किया जाता है, मतलब क्लोज और ओपन किया जाता है, दोनों कंडीशन में फॉर अ मोमेंट सेकेंडरी कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, यानी करंट इंड्यूस होता है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया और क्या इसके अंदर हो रहा है, इसकी चर्चा उन्होंने इस प्रकार किया। When the primary circuit is closed, then current grows from 0 to maximum value। जब यहाँ पर क्लोज किया गया तो करंट प्राइमरी कॉइल में करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच किया। जब तक करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करता रहा, तब तक इस सेकेंडरी कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता रहा। जब यह करंट मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर गया तो उस समय यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, नो डिफ्लेक्शन। यानी करंट चेंज होने से ही इसके द्वारा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ चेंज होता है। अगेन, ड्यूरिंग दिस पीरियड का सेंस क्या है? दिस पीरियड का मतलब कि जब तक करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करता है, दैट पीरियड के अंदर क्या हो रहा है? चेंजिंग करंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, चेंजिंग करंट इंड्यूसेज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। देखिए यहाँ पर, देखिए इन दोनों कॉइल के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि मैग्नेट और कॉइल, ये दोनों कॉइल जो लिया उसके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा था। दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे ने कहा कि रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेट और कॉइल के बीच, कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव मोशन नहीं, तब भी जो है सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो वह जो उन्होंने निष्कर्ष किया था कि रिलेटिव मोशन के कारण करंट इंड्यूस होता है, यह निष्कर्ष जो है उनका फेल हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर कॉइल का मूवमेंट नहीं हो रहा था। यस, तो ये जब तक 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जब रीच करता है तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वह चेंज हो रहा होता है। मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइन फील्ड लाइन चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो हो रहा है वह सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस द ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर ये मैटर कहा गया है कि चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी
coil. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces EMF, that is current in the secondary coil. Induced EMF, that is current, and hence deflection in galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil, and hence the magnetic flux in the secondary coil changes. यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस तभी तक होता रहता है जब तक कि प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो इन सभी अब देखिए यहाँ पर जो अभी ये बताया गया, ये फर्स्ट केस में यानी कि ओपन से क्लोज किया गया। अब यहाँ पर सेकेंड केस में क्या था, क्लोज से ओपन किया जाएगा, क्लोज से ओपन किया जाएगा, ठीक है। तब क्या हुआ इस केस में, उन्होंने कहा कि व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, क्लोज था अब ओपन कर रहे हैं, तो व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। ड्यूरिंग दिस पीरियड changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces current in the secondary coil. However, note that, क्या नोट करना है कि direction of current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. यानी यहाँ पर जो है दोनों केस जो अभी यहाँ पर जो डिस्कस किया गया, इन दोनों केसेज में आपने क्या देखा, यहाँ पर स्विच को पुट ऑन किया गया, क्लोज किया गया, तो करंट 0 से मैक्सिमम की ओर गया, इसमें भी चेंज आया और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शंस गैल्वेनोमीटर में जो हो रहा है और इस केस में जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इसको आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो इन 3 एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के एक कुछ नियम दिए, कुछ लॉ दिए, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर फैराडे ने जो 2 लॉज दिए हैं उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। वेरी सिंपल लॉज है। फर्स्ट लॉ इज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, यानी जब तक सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है तब तक एन EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. और यह तब तक लास्ट करता है, जब तक होता रहता है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। तो दिस इज नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग इस लॉ से फाइंड करते हैं कि किस कंडीशन में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म अगेन हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, लेंजेज लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन है। तो सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करें। देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर E जो है एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, EMF रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस EMF is directly proportional to d phi by dt। This d phi by dt is representing the rate of change of magnetic flux। अब इसी को हम लोग
इक्वेट करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के को यहाँ लिखना होता है, तो E इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए इसकी यूनिट्स को इस तरह से चूज किया गया है कि के की वैल्यू 1 लिया जाता है, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जाता है, फाई 2 माइनस फाई 1। दिस फाई 2 माइनस फाई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हियर t इज द टाइम इंटरवल हियर। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई 1 लिया और एक सर्टेन टाइम t के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 2 था। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t माइनस 0 दैट इज t एंड फाई 2 माइनस फाई 1 रिप्रेजेंट्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको हम यहाँ पर मैथमेटिकली दो तरीके से याद रख सकते हैं। वन इज E is equals to d phi by dt and second one is E is equals to phi 2 minus phi 1 divided by t. T is the time interval। तो ये दोनों इक्वेशन जो यहाँ दिया गया है, ये दोनों इक्वेशन दिया गया है फॉर अ सिंगल टर्न्स वाइल। एक सिंगल टर्न ऑफ कॉइल है तो वैसी कंडीशंस में यदि n नंबर ऑफ टर्न्स है जिससे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लिंक हो रहा है, तो E की जो वैल्यू होगी उसमें हम लोग कैपिटल N यानी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह EMF की वैल्यू होगा। चलिए, तो इस तरह से ये फैराडे के दोनों लॉज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखना है और इसमें मेन जो थीटा यानी मैग्नेटिक फील्ड B और नॉर्मल टू द प्लेन जिसमें करंट पास हो रहा है उसको देखना है। तो इस क्वेश्चंस को पहले ऑब्जर्व करें, देखें। कहा जा रहा है कि स्क्वायर लूप यानी कॉइल जो है कैसा है, स्क्वायर नॉट सर्कुलर। जनरली सर्कुलर कॉइल जो एक्सपेरिमेंट में अभी चर्चा हम लोगों ने किया उसमें सर्कुलर कॉइल लिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में स्क्वायर लूप की चर्चा की जा रही है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। इस पॉइंट पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर आपको जोर देना है, एम्फेसिस डालना है। प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगेन इस डायरेक्शन पर आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे। The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitudes of the induced EMF and current during this time interval। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशंस देखिए करते हैं। तो सॉल्यूशंस में आप देखिए पोजिशनिंग आपको देखना है कि स्क्वायर लूप किस तरह से यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिया गया, दिस रिप्रेजेंट्स वेस्ट एंड दिस रिप्रेजेंट्स हियर ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, ठीक। दूसरा जो लिया गया लाइन उसमें ये नॉर्थ और ये साउथ ये रिप्रेजेंट किया रहा है, और ये जो आपको रिप्रेजेंट यहाँ पर एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, ये दिखा दिया गया। ओके, अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखिए क्या कहा जा रहा है कि अ स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। यानी कॉइल जो है स्क्वायर लूप वो देखिए WE प्लेन, वेस्ट ईस्ट प्लेन
ये है आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वर्टिकल स्क्वायर लूप को रखा गया है, यानी स्क्वायर लूप का जो प्लेन है वह एनएस प्लेन में, इस नॉर्थ साउथ प्लेन में, ठीक है, नॉर्थ साउथ प्लेन। तो इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर्स यानी इस स्क्वायर लूप का नॉर्मल जो होगा वह किधर होगा, यह ई की ओर 90 डिग्री, यहाँ पर एन और ई के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो स्क्वायर लूप का जो नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वह ई के डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन क्या है। The magnetic field, uniform magnetic field is set up across the plane in the north east direction. अब देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका ये बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज दिस वन। तो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किया गया, सेटअप किया गया है। तो ये जो एरो मार्क दिखा रहा है वह बी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। यह एन, यह ई जो डायरेक्शन है वह एरिया वेक्टर एन का डायरेक्शन। तो एन और बी के बीच में यहाँ पर जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वह 45 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस में कहीं आपको दिया हुआ नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप स्क्वायर कॉइल के बीच के एरिया वेक्टर्स के बीच एंगल कितना, ये गिवन क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं है, केवल ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और यहाँ ईस्ट वेस्ट प्लेन जो दिया गया इससे आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ फाइंडिंग कर लिया कि एन और बी के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। द एंगल थीटा मेड बाय द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड इज 45 डिग्री। देखिए एन और ई के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब है कि इस एंगल को डिवाइड करने वाला डायरेक्शन है 45 डिग्री, ठीक है। सो द मैग्नेटिक इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जब करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशंस में फाई जो होगा वो कितना होगा, दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो बी की वैल्यू गिवन है 0.10 टेस्ला, ए इज गिवन एरिया वेक्टर दैट इज 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसको चूंकि स्क्वायर लूप है तो एरिया फाइंड करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.10 मीटर है, 0.1 × 0.1 ये वैल्यू पुटअप हो जाएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो ये सभी वैल्यू यहाँ हम पुटअप करें और सॉल्व करें तो वैल्यू हमारा ये आता है 0.1 × 10⁻² डिवाइडेड बाय √2 WB is the Weber unit of SI unit of I, ठीक है। B की वैल्यू 0.1 और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, और इसको भी और हम सॉल्व करें तो ये 0.1 × this one becomes 10⁻³ और 10⁻³ रिप्रेजेंट्स वेबर, सॉरी मिली, ठीक है। अब देखिए फाइव इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस वन, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, तो फाइनल फ्लक्स देखिए इसमें कहा जा रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, बी को डिक्रीज किया जा रहा है एक स्टडी रेट से। तो 0.70 सेकेंड में बी की वैल्यू 0.10 टेस्ला से 0 हो जाता है। तो जब बी 0 हो गया तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाइनल फ्लक्स दैट विल बी द मिनिमम फ्लक्स आई मिनिमम इज इक्वल टू 0। इनिशियल जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो मैक्सिमम फ्लक्स होगा और ये फाइनल फ्लक्स होगा। तो देखिए चेंज हो रहा है, अभी जो है आपने फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू φ2 - φ1/t। तो ये आपका कुछ भी आप सपोज कर लें, φ1 इसको मान लिया, इसको φ2 मान लिया, ठीक है। तो 0 माइनस ऑफ दिस वन डिवाइड बाई t, t इज 0.70, ये वैल्यू आप रखो सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड EMF। देखिए क्या कहा गया था, चेंज इन फ्लक्स इज ब्रॉट अबाउट दिस वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय, ये देखिए ये है
यहाँ देखिए एक्चुअल में ये देखो मॉड लिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी डेल्टा फाई भी फाई 2 माइनस फाई 1 की जो वैल्यू होगी वो प्लस में भी आ सकता है माइनस, लेकिन इसका मॉड लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी दिस माइनस ऑफ 0 दैट इज दिस वन और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यहाँ देखिए 0.3 आ गया, जिसका सोल्यूशन आपने लिया था 10⁻³ और यहाँ नोमेटर में डेल्टा टी आ रहा है टाइम इंटरवल 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये देखिए 10⁻³ मिली रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/√2 इंटू 0.7 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 1 मिली वोल्ट ये आपका ईएमएफ जनरेट हो गया। अब यहाँ पर फाइंड करना है कि इंड्यूस्ड करंट क्या हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ये दोनों फाइंड करना है। ईएमएफ इज दिस वन, व्हाट विल बी द करंट, magnitude of current is given by Ohm's law, I is equals to epsilon that is EMF that is voltage by resistance of the coil is given 0.5 ohm, so 0.5 ohm is put up here, so after solution we get 2 milliampere। तो यहाँ पर इस केस में जो EMF जनरेट हो रहा है that is 1 millivolt एंड करंट जो जनरेट हो रहा है दैट इज 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया वो एक्सटर्नल सेटअप किया गया, लेकिन यहाँ पर अर्थ के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर इग्नोर किए हैं, उसको कंसिडरेशन नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है कि नोट दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स थ्रू द लूप बट इट इज अ स्टेडी फील्ड व्हिच डज नॉट चेंज विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी इसके कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन यह स्टेडी फील्ड जनरल इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसके कारण कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा, हेंस डज नॉट इंड्यूस एनी ईएमएफ ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आपका टॉपिक से एंड हो रहा है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए तो असाइनमेंट क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है। तो पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स, यानी कॉइल का सर्कुलर है, रेडियस गिवन है, इससे एरिया निकल आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू 500 है एंड रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन रखा गया है, कॉइल रखा गया है। It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in इतना सेकेंड, इसको रोटेट किया जा रहा है इतना सेकेंड। Estimate the magnitudes of EMF and current induced in the coil. Horizontal component of the earth magnetic field at the place is 3 × -5 टेस्ला। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये आपको जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में रिप्रेजेंट किया गया था, बताया गया था, वहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको लाएंगे कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन ये दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 या 2 ऐसे है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स A to F। यहाँ पर देखिए डायग्राम्स दिया गया है, दिस वन A B C D E F, यहाँ पर 6 डिफरेंट सिचुएशंस दिए गए हैं। तो इसको देख करके आपको बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कॉइल में जो करंट जनरेट होगा उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे एनएस मूव कर रहा है तो इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, इस तरह से बताना है। यहाँ पर दिया गया इसमें किधर होगा, इसमें किधर होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतलाना है, ठीक है। ओके देन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक करें, शेयर करें।
जिससे कि हमारा ये मनोबल बढ़ता रहे नए नए आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अगेन थैंक यू फॉर